मीर, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर इस समय ग्लोबली शेयर बाजार में क्या है? क्या वो ओमिक्रॉन वायरस है, क्या वो ग्रोथ है, क्या वो इन्फ्लेशन है, या फिर क्या वो एक ईयर एंड का एक हम देखते हैं कि एक लिम्बो मोड जो आ जाता है, जिसके अंदर शेयर बाजार में अक्सर हम देखते हैं कि बड़ी गतिविधि नहीं होती है, मार्केट एक रेंज में सेटल हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इस समय मार्केट ओमिक्रॉन को लेकर के चिंतित नहीं है, क्यूरियस जरूर है। ओमिक्रॉन को लेके लोगों का ये मानना है कि भाई सेकेंड वेव के अंदर भी इकॉनमी को कुछ बड़ी मार नहीं पड़ी थी, जबकि सेकेंड वेव का प्रभाव कितना ज़्यादा कटिल था, कितना ज़्यादा कठिन था फॉर एन कॉमन मैन इन इंडिया। तो उसके बावजूद भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को मार नहीं पड़ी। तो अगर ओमिक्रॉन को लेकर के कोई बहुत बड़ा बहुत बड़ी तकलीफ नहीं आती, तो मेरे को नहीं लगता कि द इकोनॉमिक एक्टिविटी, द मार्केट मूड और अर्निंग्स को लेकर के प्रभाव पड़ेगा। जी हाँ, कुछ स्टॉक्स में, कुछ कंपनियों में अक्सर असर पड़ेगा, जहाँ पे एक फील गुड फैक्टर है वह मिसिंग हो जाएगा। अगर आप ट्रैवल प्लान्स कर रहे थे आपको असर पड़ेगा, अगर आप दिसंबर एंड की विदेशी छुट्टियाँ प्लान्स कर रहे थे वहाँ पर असर पड़ेगा। तो मेरे को नहीं लगता है कि शेयर बाजार ओमिक्रॉन की आज की जो अपडेटेड न्यूज़ हमारे पास है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित है। हालांकि सबसे पहले खबर ओमिक्रॉन की ही पड़ेंगे, क्योंकि भारत में अनफॉर्चुनेटली अभी डिटेक्ट हो चुका है। तो शेयर बाजार और रियल लाइफ में काफ़ी चेंजेस होते हैं। शेयर बाजार में हमेशा कहता हूं कि एक प्रकार का हार्टलेस मार्केट होता है, और आपने देखा कि जब सेकेंड वेव आई थी तो कौन से शेयर ऊपर गए थे? ऐसे शेयर ऊपर गए थे जिनका जो कंपनियां ऑक्सीजन सप्लाई कर रही थी। तो एक जगह भारत में ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो रही थी, मगर शेयर बाजार के निवेशक उन कंपनियों में निवेश कर रहे थे जो लॉजिस्टिक्स और ऑक्सीजन की वजह से बेनिफिट मिलेगा। तो ये शेयर बाजार है जी। शेयर बाजार इज नॉट अ प्लेस फॉर सेंट्स, इट्स अ प्लेस फॉर शार्क्स, और शार्क्स हमेशा अपॉर्चुनिटी ढूंढती हैं। शेयर बाजार के अंदर आपको हमेशा उसी एक मनसद से जाना चाहिए कि आप बेच रहे हैं तो कोई खरीद रहा है, और आप खरीद रहे हैं तो कोई बेच रहा है। इस समय कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, कहाँ पे स्ट्रेस है। मगर एक बात लेकर के मुझे चिंता ज़रूर हो रही है, वह यह है कि भाई इन्फ्लेशन अगर फेड कह रहा है कि नीचे नहीं जाएगी, तो फिर 10 ईयर बॉन्ड डील नीचे क्यों जा रही है? अगर 10 ईयर बॉन्ड डील, यूएस 10 ईयर बॉन्ड डील नीचे जा रही है और इन्फ्लेशन नीचे नहीं जा रही है, तो आर वी एंटरिंग एन जोन ऑफ लो ग्रोथ एंड हाई इन्फ्लेशन? एक बहुत डेंजरस पैच होता है जिसके अंदर इन्फ्लेशन कठिन ज़्यादा रहती है और ग्रोथ नहीं होती है। आई होप वी आर नॉट देयर, बिकॉज शेयर बाजार के अंदर अभी एक जो मेजॉरिटी ओपिनियन ये है कि इन्फ्लेशन है और ग्रोथ है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंकर्स इंटरेस्ट रेट बढ़ा के ग्रोथ कम करेंगे। मगर अगर वैसा है तो 10 ईयर यूएस पेपर का नीचे क्यों जा रहा है? और हालांकि फेड ने लास्ट वीक ही बोला है कि इन्फ्लेशन रहेगी। तो ये जो एक जो एम्बिलिकल कॉर्ड है इस समय ग्रोथ वर्सेस इन्फ्लेशन का, वो ब्रेक हो रहा है। यू डोंट वांट अ सिचुएशन में इन्फ्लेशन इज हाई एंड ग्रोथ इज लो। दैट इज द मोस्ट डेंजरस सिचुएशन फॉर स्टॉक मार्केट। शायद अपना हाथ थोड़ा रोक रहे हैं ये लोग, बट वापस जो कैश के सेल के फिगर्स आते हुए दिखे, इंडेक्स फ्यूचर्स में भी हमने बिकवाली देखी है। कैसे समझे सर एफआईज के एक्शन? ये इन्वेस्टर से ट्रेडर बनते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है दीप की। जैसे ही ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी एंड पर आए, रुकावट के लेवल के आसपास वहां बेच दो, सपोर्ट के आसपास आए वहां खरीदो। लेकिन एक चीज साफ है, उन्हें मीडियम टर्म बेसिस या ट्रेंड के लिहाज से देखें तो अभी तक एफआईज खरीदने का मन बना नहीं पाए। और हम जो 17,500 के आसपास तक पहुंचे भी है ना दीप, उसमें कोई एफआईज की खरीदारी की वजह से नहीं पहुंचे, सिर्फ इस वजह से पहुंचे कि एफआईज ने अपना हाथ थामा है, रोका है, थोड़ी सी बिकवाली का दबाव कम किया है। तो वो बिकवाली का दबाव फिर से आते आप देख सकते हैं किस तरह से 17,500 से आपको 17,170 160 आने में वक्त नहीं लगता। 300 सवा 300 पॉइंट आप चुटकियों में ऐसे निकाल देते हैं कि पूछिए मत। तो ये शुक्रवार की जो हमारी कमजोरी थी ऊपरी स्तरों से, वो परफेक्ट एफआईज की बिकवाली का प्रेशर थी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 17,800 से, माफ कीजिएगा, 16,800 से 17,500, 700 पॉइंट की एक तरफा रिकवरी, और उस रिकवरी के बाद वहां से प्रेशर आना लाजमी था। तो आज भी आपको यही करना है। एफआईज के ये डेटा आपको इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ऊपरी स्तरों पर बिकवाली का दबाव रहेगा। हो सकता है थोड़ा सा बिकवाली जब भी रोके, जब भी ओवरसोल्ड हो जाए मार्केट, तो वहां पर आपको बिकवाली रुकेगी और वहां पर थोड़ी सी बाउंस आ सकती है, लेकिन उसके बाद फिर से प्रेशर होगा। अब आप बिकवाली की वजह दो तरीके से देख सकते हैं दीप। क्यों एफआईज ने 3,350 करोड़ की कैश में बिकवाली की है, सामने 2,363 करोड़ के दम लगाकर स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स भी बेचे हैं। स्टॉक फ्यूचर्स 1,150 करोड़ के खरीदे, तो भी आप देखिए नेट 2,200 करोड़ के आसपास की स्टॉक्स में बिकवाली है, और 2,300 करोड़ के आसपास की इंडेक्स फ्यूचर्स में, यानी कि 4,500 करोड़ की डायरेक्शनल बिकवाली है। अब इसमें एक ही चीज है, एक
एफआईज ऑलरेडी इंडेक्स पर अपनी लॉन्ग पोजीशन बहुत ज्यादा है। कहां आप देख रहे थे एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 60% के नीचे 58, 55, 52% पे चल रही थी, और शुक्रवार को देखिए इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 73% तक पहुंच गई। तो जाहिर सी बात है वहां पर, और ये बात हम शुक्रवार को भी कह रहे थे कि एफआईज की इंडेक्स पोजीशन बहुत ज्यादा है, यहां से और खरीदेंगे नहीं। दूसरा 17,500, 17,600 वो परफेक्ट लेवल था जहां पर आप करेक्शन रिकवरी पूरी करके रुकने के लिए एकदम परफेक्ट जगह थी। और आपको याद होगा हम यही कह रहे थे कि 17,500, 17,600 के ऊपर बंद होगा तो ही ट्रेंड नेगेटिव से न्यूट्रल होगा, और वहीं से एग्जैक्टली घुमा है। सो कुछ चीजें ऐसी है जो कॉम्बिनेशन बनाती है, प्लस पुट कॉल रेशियो जिसकी हम बात कर रहे थे 1.42 कि ये ओवरबॉट है, और ऊपरी स्नोर से आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवा लिया। आपने देखा होगा जितना हम बुलिश स्टैंस गुरुवार को लेकर चले थे, उतना ही कॉशियस और ऊपरी स्नोर पर हल्के होने का स्टैंस हमारा शुक्रवार का भी था, राइट। तो एग्जैक्टली बाजार ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी एंड पर आपको बिना सोचे समझे हल्का होना है, लॉन्ग पोजीशन कम करनी है, शॉर्ट भी बनाना है, और ट्रेडिंग रेंज के निचले सिरे पर आएंगे, डर लगेगा, वहां पर हल्की फुल्की खरीदारी, शॉर्ट कवरिंग दोनों करनी है। तो एफआईज के डेटा भी वही बता रहे हैं, बाजार के दूसरे डेटा भी आपको वही बता रहे हैं, ये सारी चीजों पर आपको फोकस करना है। Please subscribe our channel and hit the bell icon for latest and fastest stock related news.